के समारोह में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के सभी नागरिकों, भाई बहनों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये उत्कल दिवस का अवसर हम सबके लिए एक ऐसे समय में उपस्थित हुआ है जब जम्मू में रहने वाले अनेक अधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स आज राजभवन परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और ऑफिसर्स को भी मेरी अनंत शुभकामनाएं। उड़ीसा भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्वर्ण युग का साक्षी रहा है। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय जब इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, तब से लेकर 21वीं सदी तक निरंतर इस पवित्र धरा ने शक्तिशाली भारतवर्ष के निर्माण में अपना सदैव योगदान दिया है। महाप्रभु जगन्नाथ इस पावन धरती का कई बार वर्णन महाभारत में भी मिलता है। पुराणों की कथा के अनुसार कलिंग के राजा वरुण के एक पुत्र थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में स्वयं हिस्सा लिया था। अनेक इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग आने से पहले भी मगध शासक महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ क्षेत्रों में शासन करने का काम किया था। इसलिए अनेक शोधकर्ता ये मानते हैं कि देश की प्रमुख भाषा उड़िया की भौगोलिक सीमा मगधी क्षेत्र को भी छूती रही है। कलिंग युद्ध के इतिहास से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया परिचित है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में 10 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और उस रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हुआ था, परिवर्तित हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और इसलिए उड़ीसा में बौद्ध धर्म फला फूला पल्लवित हुआ और बौद्ध गान ओ दोहा को उड़िया का पूर्व रूप माना भी जाता है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि उड़िया भाषा का जन्म आर्य, द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के मेल से हुआ और अनेक मराठी और तेलुगु क्षेत्रों तक भी इस भाषा का आदान प्रदान होता रहा है। मौर्य वंश के पश्चात ईसा पूर्व पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में खारावेला के शासनकाल में उड़ीसा ने अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की थी। तत्पश्चात भौमाकारा, सोमवंशी, गांग तथा सूर्यवंशी शासकों का भी शासन रहा। गांग वंश के शासन के दौरान ही ऐसा बताया गया है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। मैं उड़ीसा के स्वर्णिम इतिहास की तरफ आप सभी का ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। उच्च कोटि के पराक्रम और बौद्धिकता द्वारा इस राज्य ने भारत के आत्मगौरव को सदैव बढ़ाने का काम किया और इस धरती से निकले अहिंसा के विचारों और वचनों ने सर्व समाज का मार्गदर्शन भी किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कह सकता हूँ भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में हम सब की शक्ति का प्रमुख स्रोत है। अगर भारत के आर्थिक इतिहास को देखें तो उड़ीसा से संबंधित 350 ईसा पूर्व के साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार उड़ीसा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र भी रहा है। उड़ीसा के व्यापारियों का कारोबार बाली, जावा तथा दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों तक फैला हुआ था।
और उड़ीसा पर जो मैंने समझा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि व्यापार के साथ साथ उन्होंने उन देशों में भारतीय संस्कृति का भी बहुत ही प्रचार और प्रसार किया। साथ ही इन समुद्री यात्राओं के कारण व्यापारी वर्ग उड़ीसा में समृद्धि और धन संपदा भी लेकर के आए थे। यहाँ उपस्थित मित्रों को शायद पता होगा कि उन समुद्री यात्राओं के गौरवपूर्ण इतिहास का उत्सव मनाने के लिए वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन कटक में महानदी पर बाली यात्रा का आयोजन अभी भी होता है। उड़ीसा का आर्थिक योगदान भारत के समावेशी विकास, समृद्धि और जन कल्याण के प्रयासों की मूल ताकत रही है और साथ ही उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति, भाषा और लोक चेतना ने दर्शन को भी प्रभावित किया है। अभी तक जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर इतिहासकारों का कहना है कि 11वीं शताब्दी में आर्य युग या सारला दास युग उड़ीसा साहित्य का स्वर्ण काल था। दरअसल सारला दास उड़िया के पहले कवि हैं जिन्होंने अपने को स्वयं अज्ञानी कहा और चूंकि वह देवी सारला के भक्त थे और उनकी कृपा से ही वह साहित्य साधना से जुड़े थे, इसलिए उन्हें सारला दास लोग कहने लगे। हालांकि उनका असली नाम सिद्धेश्वर था। सारला दास ने उड़िया में महाभारत की भी रचना की थी। इसके अलावा उड़ीसा में 16वीं शताब्दी के पहले के वर्षों को पंचसखा युग कहा गया है, क्योंकि उस समय बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास और शिशुअनंत दास, इन 5 समकालीन भक्त कवियों ने भक्ति आंदोलन की नींव डालने का काम किया था। हालांकि सभी 5 सखा का जन्म उड़ीसा के विभिन्न भागों में हुआ, लेकिन पांचों जगन्नाथपुरी धाम में आकर बस गए और जीवन के अंतिम समय तक पुरी में ही रहे। इन 5 सखाओं ने समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जीवन भर जुटे रहे। वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े थे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, उड़िया समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना का प्रसार हो और समाज की व्यवस्था में मौजूद जातिगत विद्वेष को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। अच्युतानंद दास ने जाति प्रथा का विरोध करते हुए उस समय लिखा था, आसरे क्षत्रिय भक्त भाव, प्रकृत विनाशी नासई खेद, 5-50 विनाश करें, छड़े एकादश सेव संहारे। जगन्नाथ दास ने आगे लिखा कि वर्णारे ना ही किसी काय, ब्राह्मण शूद्र स्त्री भज, जे राधा कृष्ण प्रेम रसे, गुरु वैष्णव गण श्रेष्ठ। 5 सखाओं में बलराम दास ने रामायण, दीप्तिसार गीता और भाव समुद्र की भी रचना की तथा जगन्नाथ दास ने भागवत की रचना भी की थी। भागवत की अमृत पदावली उन्होंने नवाक्षरी छंद में लिखी थी और अनेक साथियों को स्मरण होगा कि उड़ीसा के लगभग सभी घरों में आज भी भागवत ग्रंथ की पूजा की जाती है। उड़ीसा के गांवों में तो भागवत घर की परंपरा की शुरुआत भी जगन्नाथ दास के इस ग्रंथ से ही प्रारंभ हुई थी। मैं मानता हूँ 5 सखाओं ने अपनी रचनाओं द्वारा न सिर्फ समाज को जागृत किया बल्कि उड़िया साहित्य को एक नया गौरव प्रदान किया। मित्रों, मैं संक्षेप में उड़ीसा के जनजातीय समुदाय की भी थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं मानता हूं कि लगभग 13 जीवंत जनजातीय समुदायों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपने शिल्प के विशेष पहचान से पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उनके खान पान, संगीत, चित्रकला, नृत्य तथा जीवन मूल्य ये भारत की अमूल्य धरोहर हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में उड़ीसा ने भारत की समृद्ध संस्कृति में नृत्य के 3 घरानों ओडिसी,
बलखाई तथा छऊ को जोड़ने का काम किया तथा उससे जुड़े कोणार्क नृत्य महोत्सव और पुरी महोत्सव की चर्चा आज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। सम्राट अशोक के समय से ही कला के विविध रूपों ने अपनी खास जगह बनाई और आज भी रेत कला द्वारा ओडिशा ने एक नई शैली पूरी दुनिया को देने का काम किया है। आप सभी जानते होंगे कि पुरी के सुदर्शन पटनायक इस कला के प्रवर्तक रहे हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। मुझे विश्वास है इसी प्रकार ओडिशा समाज को निरंतर जीवंत और समृद्ध बनाता रहेगा, भारत के चिंतन और विकास में भी अपना योगदान देगा। आज मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा जिस गति से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विकसित भारत की यात्रा में उड़ीसा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। मैं एक बार पुनः राज्य स्थापना दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से उड़ीसा के सभी नागरिकों को भी शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।